वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है, जो कि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी के बारे में बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वर्केबिलिटी पे बन सकते हैं। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि वर्केबिलिटी होती क्या है। तो वर्केबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो वर्केबिलिटी के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहले ही, वर्केबिलिटी होती क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस द फुल कंपैक्शन। मतलब क्या है, हमने यहाँ पर कंक्रीट बना दिया, ये हमने कंक्रीट बनाया। तो अब हमें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीम है, अब हमें इस कंक्रीट को बीम में डालना है। तो बीम में डालने पे हमें कितना वर्क लग रहा है इस कंक्रीट पे, कितना वर्क हमें करना पड़ता है इस कंक्रीट पे, ताकि ये जो है फुली कंपैक्टेड फॉर्म में बन जाए। तो इसको कहते हैं वर्केबिलिटी। मतलब कि कितने आसानी से हम कंक्रीट को हैंडल कर सकते हैं, उसे हम वर्केबिलिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं वर्केबिलिटी के जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। तो पहला ये वाटर कंटेंट, या इसको कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो, आपको पता ही होगा, ये होता है वाटर अपॉन सीमेंट। मतलब कि अगर हम वाटर ज़्यादा डालेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम वाटर कम डालेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा का मतलब कि वाटर हमने ज़्यादा ऐड किया है कंक्रीट में। तो वाटर कंटेंट जो है, वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट। जितना हम वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा डालेंगे, उतना हमारे पास जो है, उतना हमारे पास वर्केबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। जो कि हमारे पास, अगर हमारे पास कंक्रीट में पानी ज्यादा होगा, ये तो देखने में भी मिलता है कि अगर कंक्रीट में पानी ज्यादा है तो वो खुद ब खुद जो है इस बीम में आ जाएगा। तो ये फ्लो करेगा और खुद ब खुद इस कंक्रीट बीम में आ जाएगा, हमें एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अब आ जाते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट ऊपर है, डिवाइड बाय सीमेंट नीचे है। मतलब कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है, अगर हमने एग्रीगेट ज़्यादा डाले तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगी, और अगर हमने एग्रीगेट कम डाले तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होगी। तो यही होता है कि अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो गई तो हमारे पास वर्केबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट्स जो होते हैं, एग्रीगेट्स की वजह से वर्केबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है आपके आसानी के लिए, वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। ये सीमेंट एग्रीगेट रेशियो नहीं है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर एग्रीगेट ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, और एग्रीगेट जो है कम हो जाएंगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। हायर द एग्रीगेट साइज, ये हो गया एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। एग्रीगेट्स पे एक दो टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक होया एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट ज्यादा डालेंगे तो हमारे पास जो है वर्केबिलिटी कम आ जाएगी। अब आ जाते हैं साइज ऑफ एग्रीगेट पे, कैसे डिपेंड करता है साइज ऑफ एग्रीगेट पे। ऐसे अगर हम बड़े साइज वाले एग्रीगेट डालेंगे, छोटे साइज वाले एग्रीगेट के बनस्बत हम जो है बड़े साइज वाले एग्रीगेट डालेंगे। जब हम बड़े साइज वाले एग्रीगेट डालेंगे तो उसमें वर्केबिलिटी जो है वो ज्यादा आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्योंकि छोटे, ये हमारे पास अगर बड़ा एग्रीगेट है, ऐसे हम छोटे एग्रीगेट बहुत डाल सकते हैं। मतलब इसी इसी साइज को फिल करने के लिए हमें छोटे एग्रीगेट बहुत ज़्यादा डालने पड़ते हैं। तो इन छोटे साइज एग्रीगेट्स के लिए हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो लुब्रिकेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सीमेंट और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम छोटे एग्रीगेट डालेंगे। इसके बजाय अगर हम बड़े एग्रीगेट डालेंगे, इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। मतलब कि हम अगर कम वाटर भी ऐड करेंगे तो इसकी लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। इसीलिए अगर साइज जो है बड़ा है, साइज बड़ा है तो वर्केबिलिटी भी ज्यादा है। तो यह चीज आपको याद रखनी है, एग्रीगेट का साइज अगर बड़ा है तो वर्केबिलिटी ज्यादा है। लेकिन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, अगर हम एग्रीगेट ज्यादा डाल रहे हैं तो उससे वर्केबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर यही चीज लिखी है, फॉर लार्ज साइज एग्रीगेट द सरफेस एरिया विल बी लेस एंड लुब्रिकेशन विल बी मोर। इसलिए लुब्रिकेशन जल्दी हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो कम आ जाएगा। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस
कंक्रीट मिक्स विल बी लीन मिक्स। अगर हम एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज करेंगे तो उसे हम लीन मिक्स कहते हैं। लीन कंक्रीट मीन्स द कंक्रीट हैविंग लेस पेस्ट अवेलेबल फॉर द लुब्रिकेशन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। तो लीन कंक्रीट हम किसे कहते हैं? लीन कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसमें लेस पेस्ट अवेलेबल होता है, मतलब सीमेंट जो है वो कम डाला हुआ है, कम सीमेंट है हमारे पास अवेलेबल लुब्रिकेशन के लिए, तो उसे हम लीन कंक्रीट कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो लीन मिक्स उसे कहा जाता है। मतलब कि अगर आपको ये पूछा जाए कि लीन मिक्स में वर्केबिलिटी कैसी होती है, मतलब कि एग्रीगेट ज्यादा होते हैं तो वर्केबिलिटी हमारी कम होती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि हमारी वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीन मिक्स। मतलब कि लीन मिक्स अगर हमारे पास है तो वर्केबिलिटी हमारी कम है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, लीन मिक्स के लिए वर्केबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एंगुलर एंड फ्लैकी एग्रीगेट्स आर लेस वर्केबल। एंगुलर एग्रीगेट्स अगर हमारे पास है, एंगुलर एग्रीगेट्स मतलब कि ऐसे एग्रीगेट्स जिनकी शेप साइज जो है, ये हो गए फ्लैकी। फ्लैकी हो गए, एक होता है इलोंगेटेड, एक होता है फ्लैकी। जो पतले होते हैं उनको फ्लैकी कहते हैं, इलोंगेटेड हो गए जो लंबे होते हैं, और एंगुलर हो गए जिनका जिनका शेप जो है इस एंगुलर शेप होता है। तो ये इन सब के लिए जो है वर्केबिलिटी जो है वो कम होती है, इनकी वर्केबिलिटी कम होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट्स हैव लेस वर्केबल बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लार्ज होता है। लेकिन हमारे पास अगर राउंडेड एंड क्यूबिकल एग्रीगेट्स अगर हमारे पास है तो उनकी वर्केबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है कि राउंडेड जो एग्रीगेट्स होते हैं उनमें वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर जो है, टेक्सचर होता है कि सरफेस कैसी है हमारे एग्रीगेट्स की। अगर स्मूथ टेक्सचर है, मतलब कि स्मूथ एग्रीगेट्स है, तो वो वर्केबल ज्यादा होते हैं। और रफ टेक्सचर है तो पुअर वर्केबल है, वर्केबिलिटी कम होगी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ग्रेडिंग। अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड है एग्रीगेट्स तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। वेल ग्रेडेड आपको पता ही होगा, वेल ग्रेडेड होते हैं वो चीजें, वो एग्रीगेट्स जिनमें डिफरेंट साइज के, हर एक साइज के पार्टिकल होते हैं। तो वेल ग्रेडेड है तो हाईली वर्केबल। पुअरली ग्रेडेड मतलब कि एक ही साइज के एग्रीगेट्स है तो वो लेस वर्केबल होते हैं। तो ये चीजें आपको खुद से भी समझ में आ जाएगी। अगर वेल ग्रेडेड होगा मतलब कि ये जो हमारे पास बड़े बड़े एग्रीगेट्स होते हैं इनमें छोटी यहाँ पर कैविटीज बन जाती है, इनमें छोटे एग्रीगेट आ जाएंगे तो वर्केबल ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स ज्यादा वर्केबल होते हैं एज कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? एडमिक्सचर्स हम एडमिक्सचर्स से वर्केबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एडमिक्सचर डालते हैं। तो एडमिक्सचर्स के बारे में एक सेपरेट जो है मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में, क्योंकि ये सिलेबस में जो है मेंशन किया हुआ है एडमिक्सचर्स। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड प्लेसिंग। मिक्सिंग और प्लेसिंग के बीच में कितना टाइम है, अगर वो टाइम ज़्यादा हो गया तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कि अगर हमने कंक्रीट यहाँ पर बनाएंगे, अभी बनाएंगे कंक्रीट तो अभी इसको डालेंगे इसमें, तो ये वर्केबल ज़्यादा होता है, इसको हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जहाँ पर हमें ले करना होता है इसको। लेकिन अगर हमने अब कंक्रीट यहाँ पर बनाया, अब 20 मिनट के बाद बोलते हैं कि हम इसको जो है ले करेंगे, तो इसमें जो है वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। इस कंक्रीट में जो है ज्यादा वर्केबल कौन सा कंक्रीट होगा? जिसमें टाइम कम लगेगा। मतलब कि टाइम अगर ज्यादा है तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी आप ऐसे याद रखना, वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम ज्यादा और वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा आपको ये बताया हुआ है, वर्केबिलिटी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वर्केबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। तो वर्केबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीन मिक्स। अगर हमारे पास लीन मिक्स है तो वर्केबिलिटी कम होगी, और अगर हमारे पास रिच मिक्स है तो वर्केबिलिटी हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिच मिक्स। रिच मिक्स वो, लीन मिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास पेस्ट कम होता है, और रिच मिक्स वो होता है हमारे पास जिसमें पेस्ट ज्यादा होता है, मतलब कि सीमेंट ज्यादा होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इन से आपको ऑब्जेक्टिव जो है डेफिनेटली पूछा जा सकता है।
अब आ जाते हैं वर्केबिलिटी के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट आपको पहला ही जो है हमारे पास स्लम्प टेस्ट होता है। स्लम्प टेस्ट जो है ये तो एक्चुअली हम कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, लेकिन वर्केबिलिटी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो स्लम्प टेस्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशन पहले ही, जो हमारे पास ये फ्रस्टम शेप का ये होता है, इसका जो होता है ऊपर वाला डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 10, 20, 30 ये आपको याद रखना है। 10 जो है ऊपर वाला डायमीटर 10 है, नीचे वाला डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला ही साइज पूछा जा सकता है। और कंक्रीट जो है इसको हम फिल करते हैं 4 लेयर्स में, ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। और टैंपिंग कितनी करती है, एक लेयर भर दी, फिर हम टैंपिंग कितनी बार करते हैं, 25 टैंपिंग्स करते हैं। 25 टैंपिंग एक लेयर के लिए, 25 दूसरी, तीसरी और चौथी, हर एक लेयर के लिए 25 टैपिंग करते हैं। टैपिंग रॉड का डायमेंशन मैंने पीछे भी बताया हुआ है, 16 mm डाया, एंड लेंथ जो होती है इसकी 600 mm होती है। अब आ जाते हैं हम कैसे कंक्रीट ये जो स्लम्प टेस्ट करते हैं। स्लम्प टेस्ट क्या कैसे हम करते हैं, ये हमारे पास कौन है, स्लम्प कौन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट भर देते हैं इसमें 4 लेयर्स में, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके ऊपर हम एक रॉड रखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये जो है ये श्रम का जो मोल्ड है, फिर हम इस मोल्ड को निकालते हैं। मोल्ड जब निकालते हैं तो ये कंक्रीट जो है ये फैल जाता है, ये ऐसे फैल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लम्प के टाइप्स बताए हुए हैं। तो अगर ये मोल्ड हटाने के बाद अगर कंक्रीट हमारा ऐसे जो है ऐसे गिर गया, तो इसे हम ट्रू स्लम्प कहते हैं। ट्रू स्लम्प के लिए हम स्लम्प की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ जो जो ये एक्चुअल हाइट थी इसकी, जितना ये फॉल हुआ इसको हम स्लम्प कहते हैं। तो ये हो गया ट्रू स्लम्प। अगर ये एक साइड से शेयर करेगा, अगर एक साइड से शेयर करेगा मतलब कि ऐसे फॉल करेगा, एक साइड से फॉल करेगा, तो इसे शेयर स्लम्प कहते हैं। और अगर ये पूरा फैल गया, नीचे ही फैल गया, तो इसे हम कोलैप्सिबल स्लम्प कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं स्लम्प के लिए हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो स्लम्प के लिए हम वैल्यूज, जो स्लम्प वैल्यूज होती है वो हम एक्चुअल में इस हाइट से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा जो है स्लम्प का कंक्रीट वो कितना गिर गया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम यूज करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्लम्प की वैल्यू बहुत कम होती है, 20 to 40 mm। बीम्स एंड स्लैब्स के लिए 40 to 45 mm। मतलब क्या है इसका, मतलब कि 45 mm ये गिर जाएगा यहाँ से। स्लम्प जो है ये यहाँ से कंक्रीट अगर गिर जाएगा 40 to 45 mm, वो हम किस में, स्लैब में यूज करते हैं। मॉस कंक्रीटिंग होती है, मतलब कि अगर हम एम्बैंकमेंट वगैरह में कर रहे हैं या डैम्स वगैरह में कर रहे हैं तो 25 to 50 mm। नॉर्मल आरसीसी वर्क जो होती है उसके लिए 80 to 150 mm होनी चाहिए स्लम्प की वैल्यू। नेक्स्ट, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड। वाइब्रेटेड अगर हम वाइब्रेशन अगर करनी है तो वाइब्रेटेड के लिए जो है हमारे पास स्लम्प कम होना चाहिए, तभी हम वाइब्रेशन करेंगे तो वो वर्केबल हो जाएगा। 10 to 25 कम होना चाहिए। इम्परमिएबल वर्क जो होती है वो 75 to 120 होना चाहिए इम्परमिएबल वर्क्स के लिए, जहां पर हमें परमिएबिलिटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 to 75 mm जो होती है, वो होती है हेविली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए अगर हमें करनी होती है तो उसे हम 25 to 75 mm और वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, और 20 mm एग्रीगेट्स हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 mm जो है स्लम्प का वैल्यू होना चाहिए कंक्रीटिंग द लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन। मतलब कि जो हमारे पास लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए अगर वहां पर जो है वर्केबिलिटी कम भी होगी, मतलब कि स्लम्प की वैल्यू जो है कम भी होगी, तो वहां पर वो खुद से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितना रीइंफोर्स ज्यादा डेंस होगा उतना हमारे पास स्लम्प की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कंक्रीट आसानी से उस रीइंफोर्स के अंदर चला जाए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कुछ वैल्यूज है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आइडिया फिर आप खुद से वहां पर ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है हमारे पास। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये डिग्री ऑफ कंपैक्शन अचीव्ड व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रीली इज नोन फ्रॉम द नून हाइट। तो मतलब क्या करते हैं हम, हमारे पास ऐसे होपर्स दो लगे होते हैं और नीचे जो है एक मोल्ड रखा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे कंक्रीट डाल देते हैं, इसमें इसमें कंक्रीट डाल देते हैं, तो वो पहले इसमें गिर जाता है, फिर इसमें गिर जाता है मोल्ड में। तो मोल्ड को हम पूरा फिल करते हैं, तो फिर हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं या वेट निकालते हैं, और हम दूसरा एक
ऐसा ही यही मोल्ड जो है दूसरे एक मोल्ड में क्या करते हैं, कंक्रीट को फुली कंपैक्ट करके, मतलब कि जो प्रॉपर कंपैक्शन का तरीका है हमारे पास उसके हिसाब से फुली कंपैक्ट करते हैं कंक्रीट को। ऐसे ही एक मोल्ड में वो भी फिल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है, अब वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड, मतलब ये जो खुद से जो यहाँ पर गिरा हुआ है इसमें, इसकी जो है कंपैक्शन पार्शियली होगी क्योंकि ये इसमें हमने प्रॉपर कंपैक्शन नहीं किया हुआ है। तो वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड डिवाइड बाय वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड जो है वो हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर होता है। तो कंपैक्शन फैक्टर वेट ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड डिवाइड बाय वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड। तो कंपैक्शन फैक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी होता है, मतलब कि जितना कंपैक्शन फैक्टर ज्यादा होगा उतनी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, बस इतना ही है। इसमें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कंपैक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो अब हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो है लो वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, जहां पर लो वर्केबल हमारे पास कंक्रीट होगा उसके लिए टेस्ट करने के लिए हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट यूज करते हैं। और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट भी जो है लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारे पास स्लम्प टेस्ट है वो मीडियम वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इनमें से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। स्लम्प टेस्ट जो है मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हम देखते हैं, और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लो वर्केबिलिटी के लिए, और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी हम लो वर्केबल कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्लम्प कोन है, स्लम्प कोन में हम कंक्रीट भर देते हैं, और इसके साथ ही हम स्लम्प कोन के साथ ही हम एक सिलेंडर रख देते हैं, एक सिलेंडर रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम स्लम्प कोन को हटा देते हैं और फिर इसको वाइब्रेट किया जाता है। ये एक टेबल के साथ अटैच्ड होता है और टेबल को हम वाइब्रेट करते हैं। फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इस कोन में जो कंक्रीट भरा हुआ था, ये जो कोन शेप्ड में कंक्रीट था, इसको कितना टाइम लगेगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा ये कंक्रीट। मतलब कि जब हम कोन को मोल्ड को निकालेंगे तो उसके बाद हम वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में ये जो कोन का कंक्रीट है वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। तो यही होता है ये टेस्ट। It determines the time required for transforming the conical frustum shape of the concrete into the cylindrical shape by vibrations। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हमने कोन रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कंक्रीट भर देते हैं, फिर कोन को निकाल लेते हैं। कोन को निकालने के बाद जो है हम ये टेबल पे रखा हुआ होता है, टेबल को वाइब्रेट करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, ये जो कोन शेप्ड में हमारे पास कंक्रीट था इसको कितना टाइम लगेगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा। इट इज सुटेबल फॉर द स्लम्प लेस देन 50 mm। मैंने आपको पहले ही बता दिया लो वर्केबल के लिए हम यूज करते हैं। स्लम्प अगर हमारे पास 50 mm से कम है तो हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट यूज करते हैं। इट इज मेजर्ड इन वीबी डिग्रीज विच इज इक्वल टू रिकॉर्डेड टाइम इन सेकंड्स। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वीबी डिग्रीज में हम इसको मेजर करते हैं, वो होता है टाइम इन सेकंड्स, मतलब कि कितने सेकंड्स में वाइब्रेशन करने के बाद जो है हमारा कोनिकल जो कंक्रीट है वो सिलेंड्रिकल कंक्रीट में चेंज हो जाएगी उसकी शेप। इट इज गुड लेबोरेटरी मेथड फॉर ड्राई मिक्सेस। ये ड्राई मिक्सेस के लिए सबसे अच्छा मेथड रहता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के बारे में यह पूछा जाता है, लो वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और स्लम्प लेस देन 50 mm के लिए हम यूज करते हैं, ड्राई मिक्सेस के लिए यूज करते हैं। और यह पूछा जाता है कि वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो है इसमें हम मेजरमेंट किस में करते हैं, वीबी डिग्रीज में करते हैं, और एक्चुअल जो है वो टाइम इन सेकंड्स होता है, वीबी डिग्रीज टाइम इन सेकंड्स। तो ये होता है हमारे पास वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट हमारे पास क्या होता है, ये हाईली वर्केबल कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप करते हैं कंक्रीट को 12.5 mm से 15 टाइम्स इन 15 सेकंड्स। मतलब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक मोल्ड होता है, इसमें हमने कंक्रीट भर दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं 12.5 mm
और 15 टाइम्स हम करते हैं 15 सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में 15 टाइम्स, मतलब 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कितना स्प्रेड हो जाएगा, मतलब कि इस मोल्ड से कंक्रीट बाहर चला जाएगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा। तो हम स्प्रेड 6 डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्प्रेड ऑफ कंक्रीट हम 6 डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज फ्लो जो है वो हम निकालते हैं, स्प्रेड ऑफ कंक्रीट, कितना स्प्रेड हुआ कंक्रीट, -25, माइनस ये वाला 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज फ्लो आ जाता है। तो ये फ्लो टेबल टेस्ट आप में आपको इतना ही याद रखना है कि स्प्रेड ऑफ कंक्रीट हम 6 डायरेक्शन में निकालते हैं, और ये फार्मूला याद रखना है, स्प्रेड ऑफ कंक्रीट -25/25 इंटू 100, परसेंटेज फ्लो इसको कहते हैं। और फ्लो टेबल टेस्ट ये जो है ये हाईली वर्केबल कंक्रीट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे डिफरेंट टेस्ट हमारे पास जो कि हम करते हैं वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके बाद जो है हमारे पास वर्केबिलिटी के लिए आपको एक टेबल मैंने बना के रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ये टेबल याद करके रखोगे किसी भी एग्जाम में जो है आपको ये फायदा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, स्लंप, कंपैक्टिंग फैक्टर, वीबी एंड यूज क्या होता है। अगर हमारे पास वर्केबिलिटी जो है एक्सट्रीमली लो है उसको कंसिस्टेंसी में मॉइस्ट अर्थ कहा जाता है। स्लंप उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। कंपैक्टिंग फैक्टर अगर हम देखेंगे 0.65 टू 0.7, और वीबी डिग्रीज जो है वो ग्रेटर देन 220 होता है, मतलब वीबी डिग्रीज मैंने आपको अभी बताया 20 सेकेंड्स होता है ये। तो प्रीकास्ट पेविंग के लिए, मतलब कि पेवमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, और प्रीकास्ट जो वर्क्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो एक्सट्रीमली लो आपको याद रखना है, मॉइस्ट अर्थ इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कंपैक्टिंग फैक्टर और वीबी डिग्रीज क्या होता है, मतलब कि एक्सट्रीमली लो है तो इसमें हाईएस्ट होगा वीबी डिग्रीज, और ये जो वैल्यू है कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू ये छोटी होगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, जब हमारे पास वर्केबिलिटी कम होगी तो टाइम हमें वीबी डिग्रीज हमें ज्यादा लगेंगी, क्योंकि टाइम हमें ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी लो वर्केबिलिटी अगर होती है उसे ड्राई कहा जाता है। 0 to 25 स्लम्प होगा, 0.7 to 0.85 कंपैक्टिंग फैक्टर होगा, और वीबी डिग्रीज जो है 12 to 20 के बीच में वीबी डिग्रीज होगी, और ये रोड्स में यूज किया जाता है। और पावर वाइब्रेटर हम जहां पर जिस काम में यूज करते हैं वहां पर भी वेरी लो वर्केबल कंक्रीट हम यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लो वर्केबल। लो वर्केबल को ड्राई कहा जाता है। ड्राई के लिए हम 25 to 50 जो है वर्केबिलिटी की वैल्यू होती है, और कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू जो होती है वो 0.85 to 0.87 के बीच में होती है। और जो हमारे पास वीबी डिग्रीज होती है, वीबी डिग्री जो हम सेकंड्स में मेजर करते हैं वो 6 सेकंड्स टू 12 सेकंड्स होता है। ये हम मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, और लाइट रीइंफोर्स्ड सेक्शंस के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मीडियम, जिसे हम प्लास्टिक भी कहते हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है। मीडियम वर्केबल कंक्रीट को हम प्लास्टिक कंक्रीट भी कहते हैं। तो ये 50 to 100 इसका स्लम्प वैल्यू होता है। 0.92 to 0.935 जो है इसका कंपैक्टिंग फैक्टर वैल्यू होती है। 3 to 6 जो है इसकी वीबी डिग्रीज होती है, और फ्लैट स्लैब्स और हैवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस में हम यूज करते हैं। इसके बाद हाई वर्केबिलिटी अगर होगी तो इसे हम सेमी फ्लूइड कहते हैं, सेमी फ्लूइड कहते हैं। और 100 to 150 जो है इसका स्लम्प वैल्यू होता है। 0.95 to 0.96 जो है इसका कंपैक्टिंग फैक्टर होता है, और वीबी डिग्री 0 to 3 सेकंड्स होती है। आरसीसी विद कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट, जो जहां पर हम आरसीसी के लिए कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट जहां पर होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए। ये वैल्यूज जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपरली याद करके जाओ। यहां पर मैं थोड़ा आइडिया देने के लिए आपको ये बता देना चाहता हूं, एक्सट्रीमली लो अगर है, एक्सट्रीमली लो अगर है तो वीबी डिग्री ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा सेकंड हमें लगेंगे कोनिकल जो हमारे पास कंक्रीट होता है उसको जो है सिलेंड्रिकल कंक्रीट में शेप उसकी चेंज करने के लिए। तो वीबी डिग्रीज जो है नीचे नीचे चली आती है, मतलब कि जितना वर्केबिलिटी ज्यादा हो रही है उतना जो है वीबी डिग्रीज कम हो रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन कंपैक्टिंग फैक्टर में उल्टा है। कंपैक्टिंग फैक्टर जो है
जितना वर्केबिलिटी ज्यादा हो रही है, कंपैक्टिंग फैक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप ये ट्रेंड भी याद रखोगे, आपको ये जो है ये वैल्यूज थोड़ा ऑब्जेक्टिव में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो तुक्का आपका गलत नहीं हो सकता है, ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है आपका जो है आंसर। तो ऐसे भी आंसर आपको जो है आइडिया मिल सकता है आंसर हम कैसे करेंगे। और स्लंप की वैल्यू, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है और स्लंप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये चीजें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरफ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, कंपैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू जो है 0.65 से 0.96 के बीच में होती है। तो फिर आपको मीडियम मीडियम अगर पूछा जाए तो आपको पता होगा कि 9.6 जो है 9.6 के नज़दीक ही होगा इसका वैल्यू। तो आप ये जो है तुक्का ठीक लगा सकते हैं। तो ये है, आपको अगर आप पूरा टेबल याद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या आंसर करूंगा अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एपीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।